Welcome to my YouTube channel. I am Hasib Aman, and now after the Krebs cycle, we are going to discuss the electron transport chain, respiratory electron transport chain. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रेब्स साइकिल कवर किया था, अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कवर करने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। एक इसमें एक ट्रिक है, अगर समझ में आ जाए तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। आइए डिस्कस करते हैं क्रेब्स साइकिल क्या होता है। क्रेब्स साइकिल, इसमें बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारे पास NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स ये, और दूसरा होता है हमारे पास FAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, तीसरा हमारे पास होता है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, और आखिरी हमारे पास होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, इसमें जब NAD जब रिड्यूस होता है तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स में, फिर ये मूव करते हैं फर्दर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स FAD कॉम्प्लेक्स में, फिर FAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स में से ये जाते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, फिर वहाँ से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, वहाँ से फिर ये जाते हैं वाटर में ऐड होते हैं। बेसिकली ये ऑक्सीजन में ऐड होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पर हमें ATP मिलते हैं। NADH से हमें मिलते हैं 3 ATP और FAD से हमें मिलते हैं 2 ATP। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, इसमें FMN फ्लेमिंग मोनोन्यूक्लियोटाइड एक होता है, और इसमें उसके साथ आयरन सल्फाइड के कुछ आयंस मौजूद होते हैं। और ये जो हमारे पास FAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास FAD जो कि कोएंजाइम है और उसके साथ आयरन सल्फाइड के आयन का बना होता है। और ये जो हमारे पास साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C एंड प्लस में ये जो है आयरन सल्फाइड के आयन का बना होता है। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है फ्लोटिंग जो है साइटोक्रोम C का। उसके बाद ये जो लास्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास बना होता है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 का। ये साइकिल चले हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आगे वाटर भी बन गया, लेकिन यहाँ पर हमें ATP कैसे मिलेंगे, सवाल ये पैदा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं इसको प्रोटॉन को। ये प्रोटॉन फिर अपवर्ड जाता है, अपवर्ड मूव करके ये फिर प्रोटॉन इधर से सफ़र करके फिर ये नीचे आता है इस पंप के ज़रिए। ये जो पंप लगा हुआ है यहाँ पर, जब इस पंप से जो प्रोटॉन है वो गुजरेंगे तो फिर वो इस ATP और फास्फेट को एनर्जी देंगे और ATP बन जाएगा। अब बात ये रह गई कि FAD से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं और NAD से हमें 3 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं NADH से। जब NADH के इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी पास होते हैं, वो 3 कॉम्प्लेक्स से पास होते हैं, और FAD के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। इसलिए ये जो NADH के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 प्रोटॉन को पंप करवाते हैं अपवर्ड, जो कि 3 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन का सबब बनता है। इस वजह से हमें मिलते हैं 3 ATP मॉलिक्यूल NADH से, और FADH से हमें मिलते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। हम बुक को भी साथ में लाइन बाय लाइन कवर करते आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ द थर्ड फेज़ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का तीसरा फेज़ है। द NADH2 एंड FADH2 आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ये जो NADH2 बने थे और FADH2 ग्लाइकोलाइसिस में एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में बने थे। नाउ हेयर आर ऑक्सीडाइज टू लिबरेट एनर्जी। अब ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होंगे और एनर्जी रिलीज़ करेंगे। द ऑक्सीडेशन एनर्जी विल यूटिलाइज टू प्रोड्यूस ATP। ये जो ऑक्सीडेशन की एनर्जी है ये यूज़ होगी ATP सिंथेसिस में, मीन्स फास्फोरिलेशन में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विथ कीमियोस्मोसिस। ये जो प्रोसेस है प्रोटॉन की मूवमेंट का और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का, इसको हम बेसिकली फैसिलिटेड डिफ्यूजन किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये टर्म इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है कीमियोस्मोसिस। ये जो प्रोसेस होगा सारा
इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जो ATP का बनना है इसको। अब आगे, इट स्टार्ट्स विद ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2। ये स्टार्ट होता है NADH2 के ऑक्सीडेशन से, विच रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, जिसके नतीजे में हमें दो इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलते हैं। एनर्जी इज़ आल्सो रिलीज्ड, एनर्जी उसके साथ साथ रिलीज होती है। दिस एनर्जी विल यूटिलाइज टू सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ये जो एनर्जी है यूटिलाइज होगी ATP का एक मॉलिक्यूल बनाने में। दिस NADH2 इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q। ये जो NADH2 है ये कोएंजाइम Q के साथ ऑक्सीडाइज होगा। द FADH2 इज़ आल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q। ये जो FADH2 है ये भी कोएंजाइम Q के साथ ऑक्सीडाइज होगा। द कोएंजाइम Q इज़ नाउ ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B, which after the oxidized by cytochrome C, at this stage enough energy is liberated. It is also coupled with ATPase complex। ये जो ATPase complex के साथ जुड़ा हुआ होता है। This energy is utilized in the synthesis of another molecule of ATP after cytochrome is oxidized। मीन्स इसमें यही कहानी लिखी हुई है कि NADH2 यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, हमें 3 ATP मिलेंगे, और ये जो FADH है ये ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर हमें 2 ATP मिलेंगे। मैकेनिज्म आपने समझ लिया कि कैसे ये ऑक्सीडाइज होते हैं। थैंक यू। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो फिर उसे लाइक कर दें और साथ में घंटी को भी दबा दें। ये था फैक्ट। अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं MD-CAT 2026 की, उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और जो आप तैयारी कर रहे हैं MD-CAT 2025 की, उनके लिए भी ये कंटेंट जो है अप्रोप्रिएट है। इंशाअल्लाह दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर काइंड नॉलेज। थैंक यू।